नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिलकियारा टनल में रेस्क्यू पर बड़ा अपडेट सामने आया है। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क पहुंचे सिलकियारा। अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अर्नोल्ड डिस्क। अर्नोल्ड डिस्क ने अधिकारियों से मीटिंग की है और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट की मदद ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क पहुंचे सिलकियारा टनल, जहां उन्होंने मजदूरों के बचाव कार्य में समीक्षा की और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट की भी मदद ली जाएगी। 41 मजदूरों को निकालने के लिए पहले 6 पॉइंट पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिस्क को बुलाया गया है, जो सिलकियारा में टनल पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तुषार, अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिस्क अब इस सिलकियारा टनल में शामिल हो रहे हैं और पहले भी 6 पॉइंट पर काम किया जा रहा है और अब ये नया पॉइंट लिया जा रहा है, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय टनल के एक्सपर्ट हैं अर्नोल्ड वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने विशेषज्ञ और इंजीनियर से वहाँ पर बात की और उन्होंने ये साफ कहा है कि हमारे साथ जो मौजूद है, जो यहाँ पर अभी इंजीनियर है, वो एक्सपर्ट है हिमालय, और उन्हें पता है कि तरह से जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें भी तरह से बिल्कुल इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। अब अगर स्थिति की मैं बात करूं आपको, पूरे जो सिटी के ऊपर से इस तरह से ड्रिलिंग की जाएगी तो 1200 मीटर का जो रास्ता है मेन सड़क से वो तैयार करना था जो BRO है, और उसमें अगर बात की जाए तो 900 मीटर का जो रास्ता है वो बन चुका है और ये माना जा रहा है कि आज तक वो रास्ता भी पूरा हो जाएगा जो 1200 मीटर का है। और वहां से अगर बात की जाए तो करीब 1.2 मीटर की जो डायमीटर्स है उसके डायगनली एक रास्ता बनाया जाएगा। करीब ये कहा जा रहा है कि 350 मीटर ये अगली ये रास्ता होगा और पूरी ड्रिलिंग की जाएगी 350 मीटर। हाल ये ऑप्शन रखा जा रहा है, सबसे जो अहम ऑप्शन है अभी फिलहाल के लिए तो यही है कि ऊपर से ड्रिलिंग करके ही मजदूरों को निकाला जाए। अगर बात की जब तक की तो जो मशीन है वो भी कहा जा रहा है, जो मशीन का हिस्सा था जो अमेरिकन ऑगर मशीन देहरादून एयरपोर्ट से ट्रैवल होते हुए उत्तरकाशी पहुंच रही थी, वहीं पर अगर बात की जाए तो नरेंद्र नगर में एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर बड़ी सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है सरकारी तौर पे, लेकिन ये सूचना मिल रही है कि जो ऑगर मशीन है वो फिलहाल उसकी दुर्घटना हो गई है और जिसके कारण अब ओडिशा से वो मशीन मंगाई जा सकती है, इसलिए और भी समय लग सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ऊपर से अगर ड्रिलिंग की जाती है तो करीब 4 से 5 दिन उसमें लगेंगे ड्रिलिंग में, तो करीब ये माना जा सकता है कि अभी भी कि 4 से 5 दिन तक जो पूरा कार्य है वो अभी चलेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है विश्व भर के वो वहां पर पहुंच रहे हैं, सबकी सहायता कर रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आ रही है कि थोड़े बहुत जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनमें थोड़ी समन्वय की कमी है और ऐसे में लगातार जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट वहां पर पहुंच गए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके आने से कहीं ना कहीं जो समन्वय वो बनेगा। लेकिन लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किस तरह उन मजदूरों को निकाला जाए, साथ साथ वो खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी तक वो काजू बनो और साथ साथ कहा जा सकता है कि ग्लूकोज के माध्यम से ही है। ऐसे में काफी मुश्किल हो रही है, 9वां दिन है और कहीं ना कहीं उन्हें जल्द जल्द निकालने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। अब जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है अर्नोल्ड डिस्क वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहीं जो पॉजिटिव साइन दिखाए हैं कि वो जल्द से जल्द मजदूरों को निकालेंगे। जी तुषार, 9 दिन हो गए हैं मजदूरों को टनल में फंसे हुए, तो कितनी अभी ड्रिलिंग बाकी है और कितनी हो चुकी है पूरी? अगर ड्रिलिंग की बात की जाए तो वो 24 मीटर का नीचे का जो सहा सिलकियारा से जो लगातार ड्रिलिंग की जा रही थी उसे बंद कर दिया है अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा था कि जो लगी हुई थी अमेरिकन ऑगर मशीन उसमें कंपन आ रही थी, जिसके कारण भूस्खलन का खतरा हुआ। और साथ साथ जो दूसरी मशीन है जो देहरादून से एयरपोर्ट से रवाना हो गई थी अमेरिकन ऑगर मशीन जो इंदौर मंगाई गई थी,
उसका ये सूचना मिल रही है फिलहाल कि उसका कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि वो रास्ते में ही है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि हुई है कि वो वही मशीन है या फिर कोई और मशीन है। लेकिन ये अगर अगर वो मशीन वहां तक नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं और भी समय लग सकता है। ओडिशा से दूसरी मशीन मंगवाई जाएगी, ये सूचना मिल रही है। लेकिन अगर वो ऊपर वाला प्लान बन रहा है कि टनल के ऊपर से एक वो टनल बनाएगी जिसके माध्यम से मजदूरों को निकाला जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अगर 24 घंटे में पूरा सेटअप हो सकता है हो जाए, जिस तरह से मशीन वहां पहुंच जाती है 1200 मीटर की जो सड़क बनी है मुख्य सड़क से जो ऊंचाई पे टनल की ऊंचाई पर जाना है, वहां से वर्टिकली जो सड़क बनी है, ऐसे में अब ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो लोग हैं उनको निकलने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए लगातार जो केंद्र की टीम है वो लगातार और साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं वो लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जो उसे जिस तरह से ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया है, और वो भी अगर बात की जाए तो 4 दिन में पूरा होगा, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर है उनके लिए बहुत बहुत मुश्किलें। धन्यवाद तुषार तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां इन्वेस्टर समिट को लेकर मड्डा ने तेजी से काम शुरू कर दिया। देहरादून शहर भर में वॉल पेंटिंग का काम किया जा रहा है, साइनेज का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं मड्डा वीसी बंसीधर तिवारी के अनुसार अगले 15 दिनों में हम सभी काम खत्म कर लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ग्लोबल समिट को लेकर काम तेजी से किया जा रहा है, तो क्या कुछ अभी तैयारियां की गई हैं इसमें? ये कह सकते हैं कि जो राज्य में जो इन्वेस्टर समिट होने जाना है दिसंबर माह में, जो 8-9 दिसंबर को जो प्रस्तावित है, उस इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश भर में इस समय जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, वो व्यापक रूप से उन तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम इस समय किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जहां पर एमडीडी की तरफ से शहर को सजाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो इन्वेस्टर यहाँ पर आए उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो सकें, उत्तराखंड के उस अतिथि जो सत्कार से अवगत हो सके और उत्तराखंड राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें। उसके लिए एमडीडी की तरफ से लगातार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और एमडीडी की तरफ से इन सभी कार्यों को, चाहे वो सड़कों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का हो या शहर में साज सजावट की व्यवस्थाएं, उन सभी को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर अगले 2 से 3 सप्ताह का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। एक दावा किया जा रहा है कि नवंबर माह के अंत तक इन सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए कह सकते हैं कि राज्य सरकार बहुत आशान्वित है और इस इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में विकास की जो रफ्तार, उस रफ्तार को बढ़ाने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य सरकार की तरफ से चुना गया है, जिसमें से कह सकते हैं कि आधा रास्ता अब तक धामी सरकार पार कर चुकी है। 1,24,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू सरकार की तरफ से अब तक यहाँ पर साइन किए जा चुके हैं और ये समझा जा सकता है कि आने वाला दिनों में उत्तराखंड जो राज्य है वो विकास की रफ्तार पे और तेज आगे बढ़ता नजर आएगा, उसका लाभ राज्य की जनता को भी मिलेगा। जी अभय, ज्यादा समय नहीं बचा है इन्वेस्टर समिट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ तैयारियां शुरू हो रखी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार हर कार्य को यहाँ पर पूर्ण करती हुई नजर आ रही है और उसके लिए इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई जो कार्य योजनाएं हैं उनके लिए अधिकारियों की तैनाती पहले से ही सरकार की तरफ से यहाँ पर कर दी गई थी। जो एजेंसियां हैं उन सभी एजेंसियों को काम विकसित करने का काम यहाँ पर किया गया था और इस समय कह सकते हैं कि धामी सरकार जब आगामी माह यानी दिसंबर माह में जो इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पर करेगी, तो उस इन्वेस्टर समिट को दिव्य और भव्य रूप देने का काम इन एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे, तो ऐसे में उम्मीद ये कर सकते हैं कि धामी सरकार ने जो वायदा किया है कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश को यहाँ पर उतारने का काम किया जाएगा, तो उन सभी निवेशकों से अभी से ही सरकार की तरफ से समन्वय बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिन निवेशकों के साथ एमओयू यहाँ पर हुए, उन एमओयू को लेकर ये कह सकते हैं कि सरकार उन पर क्रियान्वयन करने का काम यहाँ पर कर रही है। उनके लिए जो उपयुक्त जो चीजें हैं उन चीजों को तलाशने का काम यहाँ पर कर रही है। सरकार की तरफ से एक 6,000 हेक्टेयर का एक लैंड बैंक यहाँ पर तैयार कर लिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को यहाँ पर आसानी के साथ सहूलियत प्रदान की जा सके और उनका निवेश धरातल पर उतर सके।
इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और मड्डा ने भी अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है और देहरादून में वॉल पेंटिंग का भी काम हो रहा है, तो लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? ये समझा जा सकता है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य की जनता बड़ी आशान्वित नजर आ रही है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ के जो निवेश का लक्ष्य सरकार ने चुना, उस निवेश के लक्ष्य में ये कह सकते हैं कि हजारों नौकरियां, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार देने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर रहेगी और हर सेक्टर में इस रोजगार को देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो जनपद है, उन जनपदों के जो युवा हैं, वो सबसे ज्यादा आशान्वित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सरकार के इस इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रमों से उन्हें रोजगार की उम्मीद है, जिस उम्मीद को पूरा करने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है और आगामी दिनों में इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उन सभी चीजों को पूरा करने का काम भी धामी सरकार करेगी। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर काम जो है तेजी से हो रहा है और मड्डा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और 15 दिन में काम निपटाने का। खबर देहरादून से है, जहां रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की लूट के मामले में पहले से ही विपक्ष सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार और पुलिस अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं एसएसपी देहरादून ने विपक्ष को इस पूरे मामले में राजनीति न करने की सलाह दी, जिस पर कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस को नसीहत दी है कि वे राजनीतिक दल के काम में दखल देने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दें। आपको बता दें, दिवाली वाले दिन रिलायंस चोरी का जो मामला सामने आया था, उस पर विपक्षी पार्टियां लगातार धामी सरकार को टारगेट कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं। जहां विपक्ष का कहना है कि सरकार और पुलिस अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं एसएसपी देहरादून ने विपक्ष को इस पूरे मामले में राजनीति ना करने की सलाह भी दी, जिस पर कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस को नसीहत दी है कि वे राजनीतिक दल के काम में दखल देने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दें। इतनी बड़ी घटना, बहुत महत्वपूर्ण विषय 2-3 हैं जिन पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पक्ष है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पीसीसी के आह्वान पर राज्य भर में राज्य की सरकार का, बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले हम कहते थे चरमराई हुई है, पहले हम कहते थे, आरोप लगाते थे कि खराब है, लेकिन आज हम 9 नवंबर 2023 जब हम 23वां वर्षगांठ इस राज्य की मना रहे हैं। अवैध खनन करने वाले के विरुद्ध देहरादून पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी के चलते थाना रायपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सहसतधारा क्रॉसिंग पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 ट्रकों को अवैध खनन परिवहन करने पर सीज किया। आपको बता दें, अवैध खनन पर लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है, जहां पुलिस एक्शन मूड में नजर आ रही है। पुलिस ने 3 ट्रकों को सीज किया है। खबर लक्सर से है। डीएम ने बीएलओ की मतदान सूची में की गई लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसको लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर सभी बीएलओ की बैठक लेकर मामले की लापरवाही करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने सप्ताह में 2 बार अपने केंद्रों में पढ़ने वाले हाई स्कूलों में, इंटर कॉलेज में भी कैंप लगाने के निर्देश दिए।
आपको बता दें कि इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश पर इस समय 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष होने वाले लोगों की मतदान सूची तैयार की जा रही है, लेकिन बीएलओ ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रहे। उनके काम पर जिलाधिकारी ने हरिद्वार में नाराजगी प्रकट की है। इस परिसर में इकट्ठा हुए एसडीएम सर ने आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका वोट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कि ऐसा ना हो कि कोई गलत कट जाए। में जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने एसडीएम सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको देंगे। हमारा जो 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी बीएलओ हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें डीएम साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि बीएलओ के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या है कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सहदीप सिंह एडवोकेट को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि सचिव पद पर भी निर्विरोध इतीश कुमार के नाम की घोषणा की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त अवनीश कुमार सैनी ने 2 दिन पहले बताया था कि सिविल बार की नई कार्यकारिणी के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और पुस्तकालय अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ही सर्वसम्मति के अध्यक्ष पद के लिए चौधरी सहदीप सिंह एडवोकेट को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा सचिव पद पर इतेश को भी निर्विरोध चुना गया। मुख्य चुनाव आयुक्त अवनीश कुमार सैनी ने बताया कि अगले दिनों में आगामी पदों के लिए नियमानुसार प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी से निभाऊंगा और बार बेंच के अच्छे संबंध होंगे और अधिवक्ताओं के हितों की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और अधिवक्ता हित में ही कार्य किया जाएगा। आज अध्यक्ष पर और सचिव पर जो है निर्विरोध हुआ और सभी जो पद हैं सब पर उपाध्यक्ष पर भी निर्विरोध हो गए हैं दिनेश कुमार जी, और सभी पदों पर प्रयास ही चल रहा है कि निर्विरोध हो जाए और 22 तारीख में सभी की घोषणा हो जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां के मुख्य जिला अस्पताल में दवाइयों का घपला चलाया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अक्सर अस्पताल के बाहर से ही किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लाने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ती है। इस बात को अस्पताल के सीएमएस ने भी माना। सीएमएस का कहना है कई बार कुछ दवाइयां अस्पताल में नहीं मिल पाती, जिसके चलते डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख देता है। हालांकि सीएमएस ने जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने के लिए मरीजों से अपील की ताकि कम रेटों पर उन्हें दवाइयां उपलब्ध हो सकें। देखिए, बाहर की दवाई को लेकर भी हम लोग का बहुत कई बार और मेरे आने के बाद भी 2 बार इस तरह का नोटिस दिए जा चुके हैं कि बाहर की दवाई जहां तक है ना लिखी जाए। लेकिन उसमें कुछ दवाइयां हैं जो शायद हमारे पास, क्योंकि हमारी भी इन्वेंट्री बहुत बड़ी हो जाती है, हर चीज़ अवेलेबल कराना तुरंत पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में बाहर जन औषधि परियोजना भी चल रही है। हमारे अपने अस्पताल में उसकी 2 से 3 सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ की दवाई से ली जा सकती है। कोई बहुत ही रेयर केस में कोई बाहर की दवाई लिखी जा सकती है। खबर रुड़की से है, जहां चाव मंडी के गौशाला सभा में भव्य गौअष्टमी उत्सव मनाया गया। सुबह से ही गौशाला में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गौ माता की पूजन कर रहे हैं। वहीं गौशाला में हर साल की तरह इस साल भी 31 फीट लंबे गोवर्धन भगवान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। 2 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।
सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, जो कि श्रीधाम वृंदावन में मथुरा से आए और भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा की, गौ को पाला, गौ की पूजा की। आज गोपाष्टमी महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया करते थे। एक्चुअल में क्या है कि गोपाष्टमी जो महोत्सव है, गौ को बहुत बड़ा महत्व श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि इसके अंदर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। अन्यत्र देवताओं की पूजा न करने से, एक गौ की पूजा करने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हवन पूजन किया। बता दें कि उत्तरकाशी में सिलकियारा में टनल हादसे में फंसे मजदूरों की कुशलता के लिए हवन पूजन किया गया। घंटाघर स्थित पंचायती मंदिर में करण माहरा ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हवन किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों पर लगाए। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच सामान्य की कमी है, जिसका हर्जाना अंदर फंसे 41 मजदूरों को देना पड़ रहा है। साथ ही कहा, देव शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों को सद्बुद्धि आए और जल्द अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। सरकार ने शुरुआत में एक मशीन लाए, 2 दिन बाद वो 1.25 मीटर खोदने के बाद वो मशीन ख़राब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस विमान से लाई गई, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद वो मशीन भी जो है 24 मीटर खोदने के बाद बंद हो गई। लेकिन सरकार को 5 दिन जाने के बाद ये याद आए कि उसमें बीच में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, तो आप ऊपर से छेद करने का। अरे 5 दिन तक क्या तुमको पता नहीं था? पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है। तो सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 50 करोड़ लोगों को पूरे देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्रतिवर्ष की मिल गई। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल गया। भैया बहनों, संकट के समय जो साथी है वही सच्चा साथी है। याद करिए, कोरोना आया था, कांग्रेस के नेता पिकनिक मना रहे थे। कोई इंग्लैंड में था, कोई इटली में था, कोई जयपुर में था। मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ता ही आपके बीच में आकर के सेवा का काम कर रहे थे। फ्री में वैक्सीन, आज का समाचार में पढ़ रहा था, इंग्लैंड में यानी अमेरिका में, चीन में फिर से कोरोना की कहर तेजी के साथ फैल रही है। लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन दे दी। फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट और 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से फ्री में राशन, अगले 5 वर्ष तक ये राशन फ्री में मिलेगा। भाइयों बहनों, सरकार जब संवेदनशील होती है तो गरीबों के हितों के लिए कार्य करती है और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सुरक्षा भी दी, सम्मान भी दिया, विकास भी कराया, भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया। और कांग्रेस की सरकार के समय तो रामनवमी के जुलूस पे बैन लगते हैं, बैन, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते। भाइयों बहनों, आप याद करिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, यहां संबोधन राम राम का होता है। जन्म लेते हैं राम राम, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं राम राम और अंतिम यात्रा भी चलती है तो राम नाम कह करके ही अंतिम यात्रा भी निकलती है। राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे यहां बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। भाइयों बहनों,
5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार में माफिया पनपा है। यहां पे खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया और न जाने कौन कौन नए माफिया हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए यूपी में बुलडोजर आया है। बुलडोजर की ताकत देखी है ना। और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कैसे चलता है, कैसा लगता है आप लोगों को जब माफिया बुलडोजर चलता है। राजस्थान में भी ऐसे चाहिए। डबल इंजन की सरकार लाइए, डबल इंजन की सरकार। तो ये आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अपनी रणनीतियों के बारे में लोगों को रूबरू कराया और विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।